आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, अंग्रेजी में बोले तो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं, इसकी बैठक आज यानी 4 अगस्त से शुरू हो गई है। इस बैठक में होता क्या है? तो देश की सर्वोच्च बैंक इस बैठक में नीतिगत दरों पर फैसले लेती है। क्यों महत्वपूर्ण है ये वाली एमपीसी की बैठक? इसलिए क्योंकि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कोरोना से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी है। इसके रिवाइवल के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उम्मीद लायक कोई रिजल्ट बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे मौद्रिक नीति को और ये बैठक जो हो रही है वो कितनी चुनौतियों से घिरी हुई है। क्या रेट कट्स होंगे? अगर होंगे तो महंगाई का क्या होगा? अगर नहीं होंगे तो इकोनॉमी का क्या होगा? क्या ये वाली बैठक दो धारी तलवार माफिक हो गई है? सब समझेंगे और इसे समझाने के लिए मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हाँ, धन्यवाद ऋतुराज। सर, सबसे पहले यही समझाएं कि मौद्रिक नीति को लेकर जो फैसला होता है वो एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? आम आदमी की जिंदगी को कई तरह से और सीधे, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि आप बैंक से कोई भी कर्ज नहीं लेते हैं, फिर भी आप बैंकिंग से जुड़े हैं, क्योंकि बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं, बैंक में आपको जमा होता रखने की सुविधा मिलती है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रत्यक्ष रूप से तय करती है कि आने वाले 3 महीनों 4 महीनों में बाजार में ब्याज की दर क्या होगी। तो अगर बैंक ब्याज दरें काटते हैं, घटाते हैं, तो आपकी जमा पर ब्याज दर भी कम करते हैं। यानी 3 महीने पहले जो आपको आपकी बचत पर, आपकी एफडी पर 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी पर जो रिटर्न मिलता था, उस रिटर्न में कमी हो सकती है। ये बड़े पैमाने पर उन बड़े लोगों के लिए, बड़े समूहों के लिए इसका असर होता है। छोटा समूह वो है जो रिजर्व बैंक से रिजर्व बैंक की नीति से प्रभावित होता है और विभिन्न बैंकों से कर्ज लेता है। उनके कर्ज की दरों पर भी इसका असर पड़ता है। यहाँ छोटे कर्ज दाता लेने वाले, जो कर्ज लेवाने लोग हैं, उन पर उतना असर नहीं होता, पर बड़ी कंपनियों के लिए रेपो रेट में थोड़े बहुत चेंजेस का भी बड़ा असर पड़ता है। तो ये 2 प्रत्यक्ष असर होते हैं। परोक्ष रूप से रिजर्व बैंक ये बताता है, जो उसकी जिम्मेदारी है बताना कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। वो अर्थव्यवस्था का एक रिपोर्ट कार्ड देता है हर 3 महीने में, और जिससे हमें ये पता चलता है कि अगले 3-4 महीने, 5-6 महीने में क्या होने वाला है, अभी कौन सी चुनौतियां हैं और उनसे निकलने का रास्ता क्या होगा। अभी जो ये बैठेंगे आरबीआई के लोग, जो बैठे हैं कॉपी कलम लेके, कागज कलम लेके, तो ये वाली बैठक से पहले वो किन किन चीजों पे टिक लगाएंगे, किन किन चीजों को कंसिडर करेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये वाला बैठक? ये मुश्किल भरी बैठक है। उसकी वजह ये, मुश्किल तो खैर है ही, क्योंकि इससे पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज की मीटिंग थी, लेकिन हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कोविड के परिप्रेक्ष्य में 2 चरण देखे हैं। पहला चरण जब पहली बैठकों का था, तो सरकार और रिजर्व बैंक पूरी ताकत से इसमें जुटे हुए थे कि कुछ ना कुछ करके अर्थव्यवस्था में मंदी और गिरावट को रोका जा सके, यानी जान बचाया जा सके, और जान बचाने की कोशिशें अलग से चल रही थी। इसलिए रिजर्व बैंक ने लगातार ब्याज दरों में कटौती की। टोटल 135 बेसिस पॉइंट की कटौती पिछले 1 साल से अभी तक हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा और तेज कटौती अभी हाल के महीनों में कोविड के बाद हुई। ये कोशिश की गई कि बहुत सारे तरीकों से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, बैंकों को और ज्यादा कर्ज देने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सारे, और इसके बाद एक आत्मनिर्भर पैकेज आया 20 लाख करोड़ का, जिससे चर्चा हुई कि इससे ये मंदी से लड़ने का पैकेज है। ये सारी चीजें आ चुकी हैं, कुछ हद तक लागू हो चुकी हैं, कुछ लागू होने की प्रक्रिया में है। पर आज जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी, तो सबसे पहले वो इनका असर उन ठोस आंकड़ों पर देखेगी जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आज हमारे पास पीएमआई का आंकड़ा आया जो 50 से नीचे का है, यानी कि गहरी मंदी का संकेत देता है। इस तिमाही में 10% से लेकर 20% तक के कॉन्ट्रैक्शन, यानी 0 से 10% नीचे तक की विकास दर गिरने का खतरा है। पूरे साल में 4 से 10% की विकास दर में कमी का खतरा है। तो ये पहली बड़ी चीज होगी कि जो हुआ उसका नतीजा क्यों नहीं दिख रहा है,
क्यों उस नतीजे में देरी आ रही है ये समझने की कोशिश एमपीसी को करनी चाहिए, और एमपीसी करेगी। और एमपीसी जब अपनी रिपोर्ट देगी या जो एमपीसी का बयान सामने आएगा उसमें इस बात के संकेत होंगे कि चीजें जिस तेजी से सुधरना चाहिए थी उस तरह से तेजी से क्यों नहीं सुधरी, इन पैकेजों का कितना असर हुआ, कितना इन्होंने अर्थव्यवस्था में जो पीड़ित परेशान उद्योग थे उनको कितनी मदद पहुंचाई, और कितनी चीजें भी यथास्थिति में कहां खड़ी हुई हैं। और इस रोशनी में आने वाले 6 महीनों में, आने वाले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है, ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी। रेट कट्स का क्या होगा? मान लीजिए रेट कट्स हो जाता है या नहीं होता है, दोनों सूरत में क्या इफेक्ट होगा? रेट कट काफी हो चुका है ऋतुराज। दो तरीके की धारणाएं हैं बाजार में कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का 25% का या 0.25% की कटौती आरबीआई इस बार और कर दे। हालांकि उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आंकड़े दिख रहे हैं उस हिसाब से भारत में क्रेडिट की ऑफटेक ऑल टाइम लो लेवल पर है, जबकि अगर आप देखें तो पिछले 3 महीनों में सरकार ने कर्ज सस्ता करने, कर्ज बांटने, कर्ज बंटवाने की हर संभव कोशिश की है, बैंकों को गारंटी देने के लिए बात कही है, हर तरीके की कोशिश की गई है। तो रेट कट कर देने से भी कोई बहुत ज्यादा कर्ज की मांग बढ़ेगी, इस पर रिस्क है। तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस बात पर मतभेद होंगे, दो राय होंगी कि क्या फायदा है रेट कट करने से जब कर्ज की मांग ही नहीं है। इससे कम से कम डिपॉजिटर्स को ही बचा लिया जाए, उनको होने वाला नुकसान बचाया जाए। क्योंकि अगर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो जो लोग बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं, जिनकी डिपॉजिट बैंक में रखी हुई, उस पर रिटर्न और ज्यादा घट जाएगा। तो ये दुविधा रहेगी। इसके बजाय रिजर्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये कोशिश कर सकती है कि इससे पहले जो कटौती की गई उसे पास ऑन किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि वो पास ऑन होने के बाद भी लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुविधा है। कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में कोई आश्वस्ति नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि चीजें कब सुधरेंगी। अभी कोरोना लगातार बढ़ रहा है, अलग अलग राज्य अलग अलग तरीकों से लॉकडाउन कर रहे हैं छोटे छोटे समय के लिए। तो समग्र अनिश्चितता का माहौल है कारोबार में। ऐसी परिस्थिति में कोई कर्ज लेकर नया कारोबार शुरू करने की परिस्थिति में या मना स्थिति में नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कल देखना होगा, और शायद वहां से वो संकेत निकलेगा कि मॉरिटोरियम दिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। यानी कि जिन लोगों को जो कोविड प्रभावित थे, चाहे वो इंडिविजुअल बारोअर हो या कंपनीज हो, उनको 6 महीने का एक मॉरिटोरियम दिया गया था कि 6 महीने तक वो अपना कर्ज नहीं चुकाएं क्योंकि कोविड में फंसे हुए हैं। उसको आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, बैंक इसको लेकर बहुत डरे हुए हैं। बैंक मना कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि इससे ज्यादा बोझ वो नहीं उठा सकते। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए अब शायद चिंताएं अर्थव्यवस्था की परिस्थिति सुधारने से ज्यादा ऋतुराज बैंकों की तरफ मुड़ जानी चाहिए कल की बैठक में, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो भी करना था वो किया जा चुका है। इससे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, और चीजें सुधरते सुधरते ही सुधरेंगी, अपने आप सामान्य परिस्थितियां आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिस्थिति में बैंक ही फंस जाए जाकर और बैंकों की परिस्थिति काफी बुरी हो जाए। यह बचाना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। और इसीलिए पिछले हफ्ते बैंकों की उच्च स्तर पर वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार के साथ एक समीक्षा बैठक भी हुई थी। अब बैंकिंग पे सर हम लौटेंगे, उससे पहले एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि मार्च में जो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि वो आरबीआई हर वो चीज करेगी जिससे भारत की जो ग्रोथ है वो कोविड से इफेक्ट ना हो। इस स्टेटमेंट पे भी नजर रहेगी इस बैठक में, या इसे लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? आरबीआई हर वो कोशिश कर चुका है जिससे कि कोविड का असर रोका जा चुके। आरबीआई की अपनी सीमाएं हैं। आरबीआई की सीमा ये कि आरबीआई ने अपने स्तर से बाजार में पैसा छोड़ दिया, पूंजी छोड़ दी। जो पूंजी, जैसा कि हमने पहले अपने किसी पॉडकास्ट में चर्चा की थी कि बैंकों से वो पूंजी उद्योगपतियों के पास तो नहीं पहुंची, उद्योगों के पास नहीं पहुंची, वो पहुंचकर सरकार के बॉन्ड कार्यक्रमों में पहुंच गई। सरकार के बॉन्ड्स, केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड्स को मिल गई, इसलिए उन्होंने कर्ज उठाया बाजार से और उनके कर्ज लेने की सुविधा बढ़ गई। दूसरी चीज है कि आरबीआई ने कंसिस्टेंटली रेपो रेट में कमी की, ब्याज दर कम करने की जमीन तैयार की कि ये गंभीरता के साथ किया, लेकिन उसका असर ब्याज दरों में कमी के तौर पर तो नजर आया, पर कर्ज की मांग के तौर पर सामने नहीं दिखा। अब इसके बाद कोई और दूसरे उपायों में सिर्फ एक बड़ा उपाय रह जाता है जिसमें एक उत्सुकता रह सकती कि मॉरिटोरियम का क्या होने वाला है। ये चीज रिजर्व बैंक देखेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक के हाथ में बहुत कुछ सीधे अर्थव्यवस्था में ठीक करने का नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक केवल कर्ज को फैसिलिटेट कर सकता है, लोन को बारोइंग्स को फैसिलिटेट कर सकता है, पर कर्ज तो हम ही लोगों को लेना होगा, आपको, हमको, किसी उद्योग लेने वाले को लेना होगा, और वो जब आश्वस्त होंगे तभी वो कर्ज लेने जाएंगे।
आपने बैंकिंग की बात की। बैंकिंग को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आजकल सरकार के भीतर बैंकों को लेकर इतनी हलचल क्यों है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बैठक की, उससे पहले वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। क्या ऐसा बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है जिससे सरकार निपट नहीं पा रही है और इतना हलचल है? बैंकिंग को लेकर सरकार में हलचल पहले से भी रही, पर इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने बैंकों को कोविड से लड़ने के मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा कर दिया है। पहले बैंकों से कहा गया कि आप मॉरिटोरियम दे दीजिए। वो मॉरिटोरियम देने का मतलब कि 6 महीने तक ना उनका मूलधन वापस मिलेगा, ना ब्याज वापस मिलेगा, जिससे कि उनके पास पहले से मौजूद एनपीएस और ज्यादा बढ़ने का खतरा हो गया। फिर बैंकों ने कहना शुरू किया कि अब इसके आगे मॉरिटोरियम नहीं दे सकते हैं। अब दुविधा सरकार की यह है कि अगर आप बैंकों से कर्ज दिलाने की कोशिश करते हैं, तो जब इस समय जो कंपनी आज की परिस्थिति में अपना कर्ज नहीं चुका पा रही, वो नया कर्ज लेकर आगे कैसे चुकाएगी। तो हमने देखा कि बैंकों के जो भी रिजल्ट पिछले क्वार्टर में आए, उसमें बड़े पैमाने पर बैंकों ने आने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रोविजनिंग की। जैसे सारे 5 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का करीब करीब 1/4 मुनाफा इस प्रोविजनिंग में निकल गया। सरकारी बैंकों ने भी बड़े पैमाने पर प्रोविजनिंग की, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोविड के बाद उनके ऊपर जबरदस्त हिट आने वाला है। लोग कर्ज नहीं चुका पाएंगे और वो जो डिफॉल्टर होंगे उनका रिस्क उनके ऊपर आएगा। अब सरकार की दुविधा यह है कि अगर ये डिफॉल्टर होते हैं और बैंक ये पूंजी गंवाते हैं, तो सरकार को, क्योंकि बैंक सरकार के हैं, तो सरकार को बजट से यानी टैक्स पेयर्स की मनी से पूंजी डालनी होगी। तो एक तरफ डिपॉजिटर्स अपना पैसा गंवा रहा है क्योंकि बैंकों ने कर्ज दिया और वसूल नहीं पाए, और दूसरी तरफ टैक्स पेयर अपना पैसा गंवाएगा कि उसके पैसे से बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाएगा। तो बैंक सरकार की दुविधा का हिस्सा है। शुरुआत के 2 महीनों तक तो बहुत उत्साह था कि बैंकों के सहारे इकोनॉमी को पंप प्राइम किया जा सकता है, इसमें हवा भरी जा सकती, इसको विटामिन दी जा सकती। लेकिन जिन प्रतिष्ठानों से या संस्थानों से आप बैंकों से विटामिन दिलवा रहे थे, वो खुद ही इतने कमजोर हैं कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़ी दुविधा है। इस दुविधा के कारण हमने प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठक देखी, वित्त मंत्री के स्तर पर बैठक देखी, और कल हमारी निगाह इस बात पर रहेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई बैंकों की सेहत को लेकर, लॉकडाउन के दौरान बैंकों की सेहत और लॉकडाउन के बाद बैंकों की सेहत को लेकर क्या कहता है। इस पर देश की और पूरी दुनिया के निवेशकों की निगाहें रहेंगी। शुक्रिया अंशुमान सर, इस जानकारी के लिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति वाली जो बैठक हो रही है, उनमें किन चीजों पर चर्चा होगी और अर्थव्यवस्था को लेके वहां से क्या कुछ निकल सकता है, इस पर आपने बात की और इससे जुड़ी जानकारियां इस पॉडकास्ट के जरिए पहुंचाई। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।